आज शुरू करने जा रहे हैं हम फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। हाँ सर। अरे तुम फिर आ गए? अरे ऐसे टाइम पे घर से नहीं निकला करो, सरकार भी मना कर रही है, तब भी तुमको समझ में नहीं आ रहा है। सर इंटरनेट पैक ख़त्म हो गया सर, तो क्या करता, आ गया। हाँ पबजी फ्री फायर खेलने वक्त तो रहता है, क्लास करने वक्त ख़त्म हो जाता है ना। सर वो तो कभी कभी थोड़ा थोड़ा ही खेलता हूँ सर। हाँ कर लो मज़े, पता नहीं क्या होगा स्टूडेंट्स का। सर तब भी देखिए मैं कितनी मेहनत से आया सर इतना दूर से, और ऊपर से सर ट्रैफिक भी लगा हुआ था। वो रोड पता नहीं इतना ट्रैफिक लगता है उसमें, थोड़ा चौड़ा होता ना तो बड़ा अच्छा होता सर, ट्रैफिक नहीं लगता। हाँ रोड चौड़ा होगा तब देखा जाएगा। वैसे अच्छा आइडिया दियो तुम आज। मैंने आइडिया दे दिया? कैसा? चलो ज़्यादा सोचो मत, समझा दूंगा मैं। तुम्हारे चक्कर में मैं स्वागत करना ही भूल जाता हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका फिर से हमारे G+ क्लासेस में। आइए आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कैसे किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर पे। सर इसका भी प्रैक्टिकल होगा क्या? हाँ तभी तो, चिंता मत करो, मुझे पता था तुम्हारा यही डाउट होगा। रखा है मैंने तुम्हारे लिए भी कुछ, देखो अभी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, रेजिस्टेंस वर्ड सुनते ही आपको क्या समझना है? रेजिस्टेंस वर्ड जैसे ही आपको सुनाई दे तो आपको क्या समझना है? रुकावट। रुकावट यानी किसके लिए रुकावट? तो चार्ज के फ्लो के लिए रुकावट। ठीक है, चार्ज यानी करंट। ये क्लियर है सबको? आराम से क्लियर है? ठीक है, तो चार्ज को रोकता है कौन? रोकता है तो रेजिस्टेंस रोकता है। हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं, मैंने बहुत सारा एग्जाम्पल भी आपको करा दिया, इसीलिए ताकि आज आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो रेजिस्टेंस यानी रुकावट, तो रुकावट करंट के लिए। तो अगर करंट को रुकावट मिल रही है, ठीक है, तो किसके कारण? जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस के कारण मिल रही है। तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो रुकावट बढ़ता है, इसलिए करंट को फ्लो होने में दिक्कत होने लग जाती है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो आखिर किसी चीज का रेजिस्टेंस कैसे बढ़ सकता है? जरा आप ही सोचिए, कोई चीज का रेजिस्टेंस कैसे बढ़ सकता है? तो क्या क्या फैक्टर होंगे जिसकी वजह से हम रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं? तो यही चीज है फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो देखते हैं आगे कैसे कैसे रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर हमारा हो जाता है क्या? लेंथ। तो लेंथ का मतलब लंबाई। तो अगर किसी कंडक्टर का लेंथ अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? तो जैसे कि अगर मान लीजिए आपका घर है और आपके घर से एक रोड है और आप अपने स्कूल पहुंचते हैं। ठीक है, घर से स्कूल पहुंचने के लिए ये लंबाई आपको कवर करनी पड़ती है, तो ये लेंथ कवर करना पड़ रहा है। तो रुकावट जितना भी हो आप ये वाला कवर कर लिए। ठीक है, और किसी कारणवश ये रोड अगर जाम है, बंद है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसके कारण आपको एक लंबा रास्ता कवर करके जाना पड़ रहा है, तो आपका क्या हुआ? लेंथ बढ़ गया। लेंथ बढ़ गया यानी क्या बढ़ गया? रुकावट बढ़ गई। अब आपको इसको लंबा रास्ता को तय करके जाना पड़ेगा। लंबा रास्ता, लेंथ इंक्रीज हुआ, रुकावट इंक्रीज हुई, तो यानी लेंथ से रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। यानी लेंथ अगर बढ़ता है तो रुकावट भी बढ़ती है। ये चीज समझ में आया? नहीं आया होगा तो हम इसके ऊपर भी प्रैक्टिकल देख लेते हैं। और अब हम जानेंगे कि कैसे लेंथ चेंज करने से रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है। तो जैसा कि आपको याद है, एक 10 ओम का रेजिस्टेंस जो मैंने तोड़ा था, उसके वायर्स के लेंथ अगर हम टोटल नापें तो टोटल लेंथ में लगभग हमें, यहाँ पे आप देख रहे हैं 8 ओम का आ रहा है। ठीक है, और अब मैं अगर लेंथ को छोटा करूँ तो यानी यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा, देखिए 7 ओम हो गया। अभी अगर मैं और छोटा करूँ, यहाँ पे कनेक्ट कर दूँ, देखिए 6 ओम हो गया। क्योंकि मैं लेंथ वाइज अगर यहाँ से देखूँ, यहाँ से चलते 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 लेंथ बढ़ते जा रहा है, और अगर मैं कम करता चला गया तो यहाँ पे से 5 ओम आ रहा है, यहाँ पे 4 ओम आ रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी लगभग 3 ओम आ रहा है,
जैसे जैसे मैं कम करता चला जा रहा हूँ, देखिए वैल्यू कम होते चली जा रही है। 2 ओम और ये एकदम लगभग 1 ओम। तो आपने देखा कि कैसे 10 ओम से हम करते करते कम पे आ गए, और इसी प्रकार अब अगर बढ़ते जाएंगे तो वैल्यूज़ भी बढ़ते चली जाएगी। तो देखा आपने कैसे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द लेंथ, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, यानी रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा किसके इंक्रीज होने पे? लेंथ के इंक्रीज होने पे। तो दूसरा प्रॉपर्टी हम समझते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर। तो इससे आपको क्या समझ में आता है? क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसका प्रैक्टिकल हमारे स्टूडेंट आज खुद करके ही आए हैं। अच्छा, वो कैसे? कि जब रोड अगर चौड़ा हो जाता तो उनको दिक्कत कम हो जाती, यानी ट्रैफिक कम हो जाता। ठीक है? ओ हाँ, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कहने से मेरा मतलब क्या है? आप कोई एक कंडक्टर लीजिए, उसको आप अगर काट देते हैं, काटने के बाद जो आपको एरिया यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस मामले में ये सर्कुलर है, सर्कुलर का एरिया आपको पता होगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये एरिया हमारा क्या कहलाएगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ज़्यादातर कंडक्टर हमारे जो वायर्स होते हैं वो सर्कुलर इन नेचर ही के होते हैं, उनको सर्कुलर ही बनाया जाता है। तो ज़्यादातर केसेस में आप देखेंगे क्या? क्रॉस सेक्शन एरिया इज अ पाई आर स्क्वायर। ठीक है? ये अलग भी हो सकता है, जैसे कि अगर हम रेक्टेंगुलर कोई वायर हो, यानी स्ट्रिप ऑफ वायर हो, और उसको जब हम काटें तो हमको एक क्या दिखाई देगा? एक रेक्टेंगुलर एरिया दिखाई देगा। तो वो रेक्टेंगुलर एरिया क्या हो गया? उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। पर आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ज़्यादातर वायर्स सर्कुलर होते हैं, तो मोस्टली केसेस में आपको एरिया पता होना चाहिए सर्कुलर का क्या होता है। तो एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया का क्या हो जाता है फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर, और रेक्टेंगुलर हो तब तो L इंटू बी। तो ज़्यादातर मोस्टली केसेस में आपको पाई आर स्क्वायर याद रखना पड़ेगा। ठीक है? ये कहीं कहीं कैलकुलेशन में आ सकता है। तो अब जानते हैं कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाया घटाया जाए तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है? तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया तो आपको दिख रहा होगा, इतना ज़्यादा रेडियस लिए हुए है तो कुछ इसका पर्टिकुलर निकलेगा। तो इसको अगर मैं पतला करूं, ठीक है, पतला करूं, तो देखिए पतला होने पे क्या हो गया? इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया। ठीक है? क्रॉस सेक्शन एरिया अगर कम होगा तो क्या होगा? ये जो चार्ज है, इस चार्ज को यहां से फ्लो करने में दिक्कत होने लगेगी। क्यों? क्योंकि रास्ता छोटा हो गया है, जैसे इनको दिक्कत हुई थी आ जाने में। तो रास्ता छोटा हो गया है तो एक बार में एक ही गाड़ी किसी तरह निकल पाएगी। तो इसी वजह से क्रॉस सेक्शन एरिया कम होने से क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि रुकावट तो बढ़ गई है ना आपकी क्रॉस सेक्शन एरिया कम होने पे। अगर यही ज्यादा हो जाता तब क्या होता? तब आपका चार्ज आराम से फ्लो कर सकता और साथ में और भी कई चार्जेस इसके साथ फ्लो कर सकते हैं। तो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ने पे क्या? रेजिस्टेंस घट रहा है। तो इसका मतलब समझ में आया कुछ आपको कि रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो इनवर्सली का मतलब रेजिस्टेंस बढ़ता है कब? जब क्रॉस सेक्शन एरिया घटता है तब, और जब क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घटता है। तो इसलिए इसको कैसे लिखेंगे? 1/a। तो a यहां पे क्या है? हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसका यूनिट भी आप जान लीजिए। एरिया का यूनिट क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ का मीटर इंटू मीटर, यानी मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट क्या हो गया आपका? मीटर स्क्वायर। और लेंथ का यूनिट तो आप जान ही रहे हैं, क्या हो गया? मीटर। ठीक है? तो इन सब को एक साथ अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अगर अब आप देखें तो हमें क्या मिला था? रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द एरिया। तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए और इक्वल टू लिखने के लिए हमको एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जो कि होता है रो। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? रो L/A। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
तो इसका यूनिट क्या निकलेगा, रेजिस्टेंस है तो ऑब्वियसली इसका यूनिट ओम हो जाएगा। तो ये क्लियर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये नोट डाउन कर लीजिए। तो रो हमारा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है रेजिस्टिविटी। और जिसका ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर। और अगर आपका ऐसा यूनिट इसका याद नहीं रहता है तो आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो। और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही होगा, ठीक है। तो क्योंकि हम पता चल चुका है हमको R इक्वल टू रो L बाई ए होता है, तो अगर हम रो को इधर ही रहने दें तो A किधर चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, और L डिवाइड में यहाँ आ जाएगा। तो हम रो इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, रो इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, R इंटू ए डिवाइडेड बाई L बोल सकते हैं कि नहीं। और अगर आप सबका ऐसा यूनिट यहाँ पे लिख दें तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है, ओम। एरिया का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो इसका मीटर और इसके मीटर स्क्वायर में से 1 मीटर कट गया, तो हमारा क्या बचा, ओम मीटर बचा कि नहीं। तो आप आराम से रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। आपको ये क्लियर है यहाँ पे। तो अब रेजिस्टिविटी भी समझ लेते हैं, ये रेजिस्टिविटी क्या है। तो हमारा रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन क्या है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड यूनिट लेंथ। तो यानी अगर कोई कंडक्टर है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया आप 1 यूनिट ले लीजिए, 1 यूनिट बोले तो 1 मीटर स्क्वायर ले लीजिए, और उसका लेंथ भी कितना, 1 यूनिट यानी 1 मीटर ले लीजिए। तो अगर कोई कंडक्टर है जिसका लेंथ भी 1 यूनिट है एंड क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसका उस समय जो रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टेंस उसका रेजिस्टिविटी होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल का लेंथ चेंज करने पे या क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज करने पे चेंज नहीं हो सकता, और रेजिस्टिविटी हर मटेरियल का कांस्टेंट होता है। यानी सिल्वर का कुछ रेजिस्टिविटी होगा, गोल्ड का कुछ और होगा, कॉपर का कुछ और होगा, और इसका लेंथ बढ़ा दीजिए तो रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, पर रेजिस्टिविटी किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल का कभी भी चेंज नहीं होता है। तो मैं आपको एक चार्ट अभी प्रिफर करूंगा, आप देख लीजिए और उन सब में से वैल्यूज को देख लीजिए पॉज करके, क्या कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का कैसा डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टिविटी होता है। तो आपने देखा कि कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टिविटी था। तो जैसे सिल्वर का 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 है, और कॉपर का 1.62 इंटू 10 टू द पावर -8 है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा होगा। फिर एल्युमिनियम का भी आप चार्ट में देख सकते हैं। तो ये सारे कंडक्टर हो गए। तो जिसका रेजिस्टिविटी सबसे कम होगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी पे तो डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है ना रेजिस्टेंस, रो L बाई ए आया था ना, तो रो जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो सिल्वर का आपका सबसे कम रेजिस्टिविटी होता है, गोल्ड से भी कम। तो सबसे अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर किसका हो सकता है, सिल्वर का। पर कुछ कंस्ट्रेंट है, क्योंकि वो बहुत महंगा है इसलिए हम उसको यूज नहीं करते हैं। कॉपर और एल्युमिनियम को ज़्यादा प्रिफर किया जाता है, ठीक है। तो कॉपर का भी आप देख रहे हैं -8 में है, तो यानी ये सब वेरी लो वैल्यूज हैं, ठीक है। और नाइक्रोम, कल हमने जो एक रेजिस्टेंस लिया था वायर बाउंड रेजिस्टेंस, उसमें ये देखा था कि हमारा नाइक्रोम मटेरियल यूज हो रहा था, हीटर में भी वही मटेरियल यूज होता है। तो उसका रेजिस्टेंस आप देखिए कितना ज़्यादा हो गया इससे, 100 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है। और पेपर अगर देखा जाए तो यह तो एक इंसुलेटर है, इसका तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए कि नहीं। तो हाँ, इसी वजह से इसका 10 टू द पावर 12 है, +12 में है ये सारे। यहाँ पे -6, -8, -8, लेकिन यहाँ पे क्या +12 में, यानी रेजिस्टेंस ये बहुत ज़्यादा ऑफर करता है, इसीलिए तो ये इंसुलेटर है, ठीक है।
एक और चीज़ आप देख लीजिए, जैसा कि मैंने रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन बताया था कि हमको एरिया भी लेना है तो 1 यूनिट लेना है और लेंथ भी लेना है तो 1 यूनिट लेना है। तो उस हिसाब से अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की बात करें, हमें क्या मिलता है, रेजिस्टिविटी यानी रो इक्वल टू क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस इनटू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। तो मैंने क्या कहा था डेफिनेशन में कि हमें एरिया क्या लेना है, 1 यूनिट लेना है, यानी 1 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं इसको। तो 1 मीटर स्क्वायर लेंगे तो इसका वैल्यू r इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। और लेंथ भी क्या लेना है, 1 लेना है, तो लेंथ भी हमारा 1 हो गया। तो 1 का मतलब अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करें और डिवाइड 1 से करें तो ये हमारा वैल्यू तो r के ही बराबर होगा ना, यानी रेजिस्टिविटी हमारा क्या आ रहा है, रेजिस्टिविटी का न्यूमेरिकल वैल्यू हमारा रेजिस्टेंस के बराबर आ रहा है। तो इसी वजह से डेफिनेशन में क्या कहा गया है कि 1 यूनिट लेंथ लेने पे और 1 यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया लेने पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी विल बी सेम। तो लेकिन यूनिट डिफरेंट होता है, आपको पता है, इसका ओम होता है और इसका ओम मीटर होता है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी को हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे भी अगर समझे तो आप 2-3 किस्म के रोड ले लीजिए, सेम लंबाई सेम चौड़ाई के, ठीक है। ये 3 रोड हैं। एक बहुत अच्छा रोड एकदम किसका बना हुआ, हम जो कोल्टार का बनाते हैं रोड, उसका बना हुआ एकदम जो ब्लैक रोड होता है उसका बना हुआ है। एक सीमेंटेड रोड है, ठीक है, और एक मिट्टी का रोड है, ठीक है, जो गांव घर में देखा जाता है, ठीक है। तो लेंथ भी सेम है, ब्रेथ भी सेम है, सभी रोड का उतना ही लिया है। लेकिन तब भी अगर आप देखा जाए तो यहाँ से जब गाड़ी जाएगी और यहाँ से जब गाड़ी जाएगी, यहाँ और यहाँ से जब गाड़ी जाएगी तो सबसे फराटेदार स्पीड में यहाँ से निकल रही होगी और यहाँ से थोड़ा स्लो जा रही होगी और यहाँ से उससे भी स्लो जा रही होगी। क्यों जा रही होगी, क्योंकि ये जो रोड है उसका रेजिस्टिविटी कम है, इसका थोड़ा ज़्यादा है, इसका थोड़ा और ज़्यादा है। तो यानी ये रोड ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, ये थोड़ा कम और ये सबसे कम कर रहा है। तो हमने देखा कि रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल का कैसे निकाला गया, एक रोड का पर्टिकुलर लेंथ और पर्टिकुलर ब्रेथ में ले लिया गया हमने, और इसके बाद जब देखा हमने तो हमारा रेजिस्टिविटी क्या आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। और डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के होने की वजह से डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टिविटी आ रहा है, और डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टिविटी होने की वजह से हमारा रेजिस्टेंस भी डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल पे चेंज कर रहा है। तो रेजिस्टिविटी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, क्यों, समझ में आया? यस सर, अब समझ में आ गया सर। अच्छा तो फिर समझाओ। हाँ सर, क्यों नहीं। देखिए, रोड चौड़ा होगा तो ट्रैफिक के लिए रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से जाएंगी, यानी करंट भी जल्दी जल्दी फ्लो होगा। वाह गजब, तुम तो बहुत अच्छे से समझ गए। थैंक यू सर।